सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहिर्जात प्रक्रिया और उससे उत्पन्न स्थल रूप के दूसरे वीडियो यानी कि नदी के कार्य के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बहिर्जात प्रक्रिया के पहले वीडियो में बताया था कि हम अगली बार समझेंगे नदी के कार्य के बारे में, जो हमारा ये इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक होगा। तो चलिए समझते हैं नदी के कार्य को। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो, अभी आए हो, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस कर जाओगे। जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है, आपको ये नोटिफिकेशन मिल चुकी होगी कि हमारे चैनल पे अब शुरू से लेकर अंत तक सारी जो बोर्ड परीक्षाएं होती है उसकी सारी पढ़ाई की सारी जो इन्फॉर्मेशन होंगे वो सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो अगर आप इन माध्यमों को, इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं आप कि आपको ये हमेशा समय समय पे मिलता रहे, ये जानकारी आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को इसलिए भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय को गवाए आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर। हमें समझना क्या है? हमें समझना है नदी के कार्य को यानी कि वर्क ऑफ रिवर। लेकिन अगर हम नदी को ना समझें तो वर्क ऑफ रिवर को नहीं समझ पाएंगे, रिवर के काम को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमें समझना हो कि नदी क्या होता है। तो चलिए देखते हैं नदी क्या होता है। तो दोस्तों, नदी, जब भी आपके मन में नदी का ख्याल होता है तो आपके मन में क्या आता है? आपके मन में एक ऐसी जल की धारा होती है जो एकदम सीधी बहती जा रही और कहीं को जा रही होती है। ये जो जल की धारा होती है हमेशा एक ही दिशा से आती है और दूसरी दिशा को बह के चली जाती है। ऐसा ख्याल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो नदी की परिभाषा को तो हमें देने के लिए इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से देना होगा। तो ऐसा कहने से तो नहीं चलेगा कि जल की धारा बह के जा रही है कहीं और तो इसी को नदी कहते हैं। तो इसके परिभाषा को हमें इसलिए समझना होगा क्योंकि परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है। तो जो टॉपिक्स नदी से पूछे जाते हैं इन सभी टॉपिक्स को आज हम पहले कवर करेंगे एक शॉर्ट नोट के जरिए। उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक नदी के कार्य पर आएंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं सबसे पहले नदी के परिभाषा को। नदी की परिभाषा के रूप में आप कह सकते हैं नदी एक जलधारा है। नदी क्या है? एक जलधारा है। जो ये ऐसी जलधारा है जो ढाल के अनुरूप, धरातल के ऊपर ढाल के अनुरूप या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि नदी एक ऐसी जलधारा है जो धरातल के ऊपर ढाल के अनुरूप या गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है यानी बहती है। इसी को हम लोग कहते हैं नदी। आप उम्मीद है कि आपने नदी को समझ लिया। नदी की परिभाषा में तो एक लाइन चलेगा नहीं, अगर ये ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसमें आप एक और लाइन जोड़ सकते हो। क्या? वो भी बताते हैं आपको। नदी एक ऐसी जलधारा है जो ढाल के अनुरूप यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर से नीचे की ओर बहती है और जिसकी उत्पत्ति यानी उद्गम किसी हिमालय की चोटी, किसी जलाशय या किसी वर्षा के जल के स्रोत से होती है और इसका मुहाना यानी अंतिम स्थान किसी समुद्र में जाकर या किसी झील में जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति किसी पहाड़ से, हिमालय से जैसे पहाड़ से होती है और इसका मुहाना किसी समुद्र के खाड़ी में जाके खत्म हो जाता है, समुद्र या खाड़ी में जाके खत्म हो जाता है। तो यही होता है हमारा नदी। तो उम्मीद है आपने नदी को समझ लिया है। ये तो हुआ सिर्फ नदी, लेकिन नदी में मैंने कुछ बातें यहाँ पे की है जैसे उद्गम हो गया, मुहाना हो गया। तो इन टॉपिक को भी समझना होगा क्योंकि इनके बिना नदी को समझना मुश्किल है। तो यहाँ पे जैसे मैंने उद्गम और मुहाना बताई, उद्गम और मुहाने के अलावा भी बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स जो परीक्षा में पूछी जाती है। तो आज हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को एकदम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों चलिए समझते हैं अब नदी से जुड़े कुछ अन्य परिभाषाओं को भी। तो मैंने नदी की परिभाषा को आपको समझा दिया था, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था नदी के बारे में? नदी एक ऐसी जलधारा होती है जो ढाल के अनुरूप यानी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है और इसकी उत्पत्ति उद्गम स्थान से होती है और इसका खात्मा, इसका जो अंतिम स्थान होता है वो मुहाना होता है। अगर ऐसा बोलेंगे आप तो नदी का परिभाषा एकदम सही हो जा रहा है। ठीक है, किताबों में अलग अलग तरीके की भाषाएं दी गई है, अलग अलग तरीके से समझाया गया, पर मैंने जो बताया वो आप हर जगह दे सकते हो। इस परिभाषा को आप सिंपली कहीं पे भी बोलोगे तो आपका ये गलत नहीं होने वाला है। आगे हम लोग बात करेंगे उद्गम स्रोत के बारे में। तो उद्गम स्रोत का मतलब हम लोग सिंपली समझेंगे उत्पत्ति, यानी किस जगह से उसका जन्म हो रहा है, यानी जन्म स्थल। नदी की उत्पत्ति जिस जगह से हो रही है उसे उस नदी का उद्गम स्थान, उद्गम स्रोत कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो बातें समझ सामने आती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है उद्गम स्रोत क्या है और कभी कभी पूछा जाता है उद्गम स्थान का है। तो अगर उद्गम स्रोत पूछा जाएगा तो उद्गम स्रोत का मतलब होता है सोर्स, वो सोर्स जिस सोर्स से नदी को पानी मिल रहा है। तो सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स किसी तरह का झील हो सकता है,
किसी तरह का पर्वत का हिम प्रवाह हो सकता है, या किसी हिमखंड का टुकड़ा हो सकता है, जिससे कि हमेशा नदी को जल वहीं से मिल रहा हो। तो जिस जगह से नदी को जल मिलता है वो जगह कहलाता है नदी का उद्गम स्रोत। जैसे कि आपकी गंगा नदी का उद्गम स्रोत है गंगोत्री। गंगोत्री हिम प्रवाह से ही गंगा नदी को मुख्य रूप से जल मिलता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा उद्गम स्थान क्या है, तो उद्गम स्थान का मतलब होगा वह स्थान जहां से नदी शुरू होती है। जगह का नाम क्या है, जगह के नाम को उद्गम स्थान कहते हैं। जैसे कि गंगोत्री से तो गंगा नदी को जल मिलता है, लेकिन गंगोत्री जिस जगह पे है उस जगह का नाम है गौमुख। इस तरह से हमने क्या समझा कि उद्गम स्रोत अलग होता है, उद्गम स्थान अलग होता है, ज्यादा दोनों में अंतर नहीं है। उद्गम स्रोत का मतलब होता है वो सोर्स जिससे नदी को जल मिल रहा है, और उद्गम स्थान अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है वो जगह जहां से वो नदी खुल रही है, नदी चालू हो रही है। अगला क्वेश्चन है सहायक नदी क्या होता है। तो दोस्तों जब कोई मुख्य नदी होती है, एक मुख्य नदी, आप जिसको मुख्य नदी कहते हैं, मान लीजिए कि ये एक पहाड़ी भाग है और इस पहाड़ी भाग में यहां से थोड़ा जल निकला, यहां से थोड़ा जल निकला, एक पीछे से जल निकल के आ रहा है, यहाँ पे एक पर्वत का हिस्सा है, हिम पिघल के आ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा झील है जहां से जल निकल के आ रहा है, और पीछे से एक जल निकल के किसी और धारा से, और ये सभी जल मिलके किसी एक जगह पे जाके जल एकत्रित कर रहे हैं। जैसे वो जगह ये वाला जगह है, ये जगह पे जाके वो जल एकत्रित कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जल एकत्रित हो रहा है इस पॉइंट पे। तो अब यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि जो छोटी छोटी नदियां मिलके एक बड़ी नदी को जल देती है, उन छोटी छोटी नदियों को कहते हैं सहायक नदी। बात समझ में आ रहा है आपको? क्या कहेंगे हम लोग? जो छोटी छोटी नदियां एक मूल नदी को जल प्रदान करती है, उन्हीं छोटी छोटी नदियों को हम कहते हैं सहायक नदी, क्योंकि ये नदियां उस नदी को जल देने में सहायता करती है। ये नदियां क्या करती है कि आसपास के उस ऊंचे इलाके के आसपास के सभी जल को एकत्रित करती है और एकत्रित करके उस मूल नदी में पहुंचा देती है। ठीक है, तो इस मेन नदी को हम लोग मूल नदी कहेंगे, जो नदी मेन है उसको मूल नदी कहेंगे, और जो छोटी छोटी धाराएं बहती है उसको हम लोग सहायक नदी कहेंगे। तो यहाँ पे ये एक सहायक नदी हो गया, ये एक सहायक नदी होगा, ये नदी एक सहायक नदी होगा, ये जो मेन, ये जो जा रहा है मोटा वाला हिस्सा, ये एक मूल नदी है। तो उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। सहायक नदी से एक और बात पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि उपनदी किसे कहते हैं। उपनदी क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि उपनदी क्या होगा, तो इसको भी आप माइंड में सेट करके रखिएगा अच्छे से। उपनदी का मतलब क्या होता है, तो एक मूल नदी होता है, मूल नदी नीचे होती है और उपनदी इसके ऊपर होती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको उपनदी या ऊपर की नदी। ठीक है, हम बस इसके नाम को देख के आपको जिस तरीके से इसको समझने में आसानी होगा उस तरीके से आपको बोल रहे हैं। उपनदी किसी और अर्थ से भी इसका नाम उपनदी हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूं कि ये मूल नदी से ऊपर की तरफ बहती है, इसलिए इसको हम लोग उपनदी कह सकते हैं। इंग्लिश में दोनों को ट्रिब्यूटरी ही कहा जाता है, पर हिंदी में सहायक नदी तो कभी उपनदी कहा जाता है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। उपनदी का भी परिभाषा सेम इसी तरह से देंगे कि वो छोटी छोटी नदियां जो मुख्य नदी को जल प्रदान करती है और उसकी सहायता करती है आगे बढ़ने में, उसी को हम लोग उपनदी कहते हैं। उन छोटी नदियों को हम लोग उपनदी कहते हैं। उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे हैं। आगे देखिए शाखा नदी क्या होती है। तो हमने यहां पे देखा कि मूल नदी आगे बढ़ गई, और जब यही मूल नदी आगे जाके किसी कारण से टूट जाती है और टूट के 2-3 भागों में बढ़ जाती है और बढ़ के आगे बढ़ने लगती है। मान लीजिए यहाँ पे कोई रुकावट आ गया, कोई पत्थर आ, कोई चट्टान का टुकड़ा आ गया, चट्टान के टुकड़ा के आ जाने से मूल नदी अलग हो गई, या कोई और कारण हो गया, कोई पर्वत का हिस्सा आ गया जिसको नदी पार नहीं कर सकती, तो नदी टूट जाती है, टूट के 2 भागों में बंट जाती है। जब ऐसा होगा, नदी 2 भागों में बंट जाएगी, तो नदी छोटे छोटे फिर से छोटी छोटी नदियों में बंट जाएगी। तब इन छोटे छोटी नदियों को ही हम लोग कहेंगे शाखा नदी। यानी शाखा नदी का मतलब क्या हो हमने समझा। यहाँ पे इसके परिभाषाओं के बाद ध्यान से पढ़ लेते, ध्यान से समझ लेते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य नदी से जो नदियां निकलकर, मुख्य नदी से जो नदियां बटकर या अलग होकर आगे बढ़ के किसी समुद्र में जाके या किसी झील में जाके खत्म हो जाती, विलीन हो जाती, उसी नदी को हम लोग शाखा नदी कहते हैं। ये क्या होती है, ये मुख्य नदी से विभक्त हो जाती है। आपको याद रखना होगा कि ये मुख्य नदी से विभक्त होने वाली नदी है, जो मुख्य नदी से विभक्त होकर किसी अलग झील में जाकर या सागर में जाकर मिलके विलीन हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं शाखा नदी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं मुहाना क्या होता है। तो मुहाना का मतलब होता है समाप्ति, यानी कि मुहाना वह स्थान होता है जहां पे कोई नदी किसी सागर से या किसी झील से जाके मिलके समाप्त हो जाती है। यानी कि ये देखिए, ये नदी जहां पे जाके ये खत्म हो जा रही है। यहाँ पे मान लीजिए एक सागर है, तो जो नदी सागर में गिर गया तो ये खत्म हो गया, नदी का अस्तित्व खत्म हो गया। तो नदी का अस्तित्व खत्म हो गया तो इस जगह को हम लोग कहेंगे मुहाना। यहाँ पे मान लीजिए कोई झील है, तो इस झील में जाके नदी समाप्त हो जा रही है, उसी में जाके खत्म हो जाए, तो इस झील में खत्म हो जाने के बाद यहाँ पे नदी का क्या हो गया,
मुहाना हो गया। या मान लीजिए यहाँ पे कोई रेगिस्तान है, इस रेगिस्तान में जाके नदी गायब हो जा रही है, तो नदी के गायब होते ही यहाँ पे क्या हो जाए, नदी का मुहाना कहलाएगा। तो नदी के मुहाने को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ नदी के मुहाने रेगिस्तानी होते हैं, कुछ नदी के मुहाने झील जैसे होते हैं, कुछ नदी के मुहाने सागर होते हैं, सागरीय होते हैं। तो ये सभी मुहाने ही है। मुहाना का मतलब सिंपली आपको समझना है समाप्ति। समाप्ति का मतलब क्या हुआ, वो जगह जहां पे नदी जाके समाप्त हो जाती है उसी को हम लोग मुहाना कहेंगे। परिभाषा के रूप में भी आप यही कह सकते हैं कि मुहाना वो स्थान होता है जहां पे नदी जाके समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने नदी को, उद्गम स्त्रोत को, सहायक नदी को, शाखा नदी को, मुहाना को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग आगे समझते हैं संगम क्या होता है, संगम किसे कहते हैं। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संगम का मतलब यहाँ पे समझ में आए मिलना। क्या होता है, मिलना। यानी कि कभी किसी कारण से अगर कोई एक अलग नदी, कोई एक नदी बहती हुई आती है और मूल नदी में आके मिल जाती है, ठीक है, तो जब नदी आके कहीं से दूर से आके मूल नदी में मिल जाएगी और जिस जगह पे वो मिलती है उसी जगह को हम लोग कहेंगे संगम। बात समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए इसके परिभाषा को समझ लेते हैं। अब कैसे इसके परिभाषा को देंगे, हम लोग कह सकते हैं कि वह स्थान जहां पे दो या दो से अधिक नदियां आके मिलती है उसी को हम लोग संगम कहेंगे। वह स्थान जहां पे दो या दो से अधिक नदी आके मिलेगी उसी को हम लोग कहेंगे संगम। जैसे कि यहाँ पे दो नदी आके मिल रही है, यहाँ पे एक संगम हो गया, यहाँ पे भी एक नदी आके मिल रही है, भले ही वो सहायक नदी क्यों ना हो लेकिन मिल रही है तो ये संगम हो गया। मिलन स्थल को संगम कहेंगे। अगला आता है प्रवाह मार्ग। तो प्रवाह मार्ग से ही आपको समझ में आ रहा है कि प्रवाह मार्ग का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, नदी का रास्ता होता है। यानी कि इसके परिभाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि नदी के उद्गम स्थान से लेकर नदी के मुहाने तक के रास्ते को ही हम लोग प्रवाह मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, नदी के उद्गम स्थान से लेकर नदी के मुहाने तक के रास्ते को प्रवाह मार्ग कहा जाता है। आगे देखिए, नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये तो हो गया मार्ग, ये रास्ता है, लेकिन क्षेत्र क्या है, क्षेत्र को भी समझना होगा। क्षेत्र को हम लोग कभी कभी बेसिन भी कहते हैं। हिंदी में भी क्वेश्चन पूछता है नदी का बेसिन क्या होता है, तो आपको बता दे कि नदी जो एक मूल नदी होती है उस मूल नदी की कुछ सहायक नदी होती है, तो कुछ शाखा नदी होती है, इससे कुछ निकले झील होते हैं। तो आपको इन सभी को समझना होगा, सभी को कंप्लीट करना होगा। तो आपको याद रखना होगा कि एक मुख्य नदी में मिलने वाली कुछ सहायक नदियां या कुछ अलग दूसरी नदियां या कुछ शाखा नदियां, ये सभी नदियों के क्षेत्र को हम लोग, जहां जहां नदियां बहती है उन सभी नदियों के बहने वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं प्रवाह क्षेत्र। जहां जहां नदी बहेगी उसको हम लोग कहेंगे प्रवाह क्षेत्र। यानी कि परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं कि एक मुख्य नदी की सहायक नदियां और उसकी शाखा नदियां समेत सभी क्षेत्र जहां जहां नदी बहती है उन सभी क्षेत्रों को हम लोग कहते हैं नदी का प्रवाह क्षेत्र या नदी का बेसिन। आगे देखिए, जल विभाजिका क्या होता है। तो ये जो प्रवाह क्षेत्र होता है ये जल विभाजिकाओं के कारण से विभक्त हुआ होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी मुख्य नदी का जो प्रवाह क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है। वो नदी का प्रवाह क्षेत्र हमेशा निश्चित होगा कि वो नदी हमेशा अपने ही मार्ग में बहेगी। वो नदी अपने मार्ग से बह के किसी और नदी में, किसी और मुख्य नदी में जाके नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर दो मुख्य नदी आके आपस में मिल जाती है तो प्रवाह क्षेत्र में बहुत बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। ये बता पाना कि वो कौन से मुख्य नदी का होगा, इससे कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इसलिए ये जो जल विभाजिका होती है ये किसी तरह का चट्टान या पर्वत हो सकता है जो दो मूल नदियों को, दो मुख्य नदियों को आपस में मिलने नहीं देता। यानी कि मान लीजिए कि ये एक पर्वतीय क्षेत्र है और यहां से एक नदी बह के आ रही है, तो ये नदी अपने रास्ते बहेगी और ये नदी अपने रास्ते बहेगी। ये पर्वतीय क्षेत्र इनको पार नहीं करने देगा, एक दूसरे में लेक नहीं करने देगा। इसी को हम लोग कहेंगे जल विभाजिका। यानी कि वह क्षेत्र जो दो नदियों के बीच स्थित होकर दो नदियों को मिलने से, दो नदियों के प्रवाह मार्ग को मिलने से रोकता है, उसी को हम लोग कहते हैं जल विभाजिका। जैसे कि हम लोग उदाहरण के स्वरूप बोल सकते हैं कि सिंधु नदी एक अलग नदी है और गंगा नदी एक अलग नदी है। और ये अलग नदी इसी कारण से क्योंकि बीच में हमारा अरावली पर्वत आ जाता है। अगर बीच में ये अरावली पर्वत नहीं आता तो सिंधु नदी और गंगा नदी का प्रवाह मार्ग कब का मिल चुका होता और कभी हम लोग कंफ्यूज होते कि कौन सी सिंधु नदी और कौन सी गंगा नदी है। तो उम्मीद है कि आप बातों को समझ पा रहे हैं। तो प्रवाह क्षेत्र और जो जल विभाजिका ये भी आपके लिए क्लियर हो चुका है। हम लोग आगे समझते नदी की घाटी को। तो परिभाषा के तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि नदी के पूरे रास्ते में जो ऊपर से लेके नीचे का जो पूरा भाग होता है, नदी का ऊपर से लेके यानी कि किनारों से लेके नदी के तली तक का जो भाग होता है इसको हम लोग घाटी कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ये मान लीजिए ये किनारा है, नदी का ये एक किनारा है और ये नदी का अंतिम स्थान है। तो यहाँ से लेके ये जो रास्ता शुरू है यहाँ से लेके ये वाला पूरा हिस्सा एक घाटी कहलाएगा और यहाँ से ये हिस्सा एक घाटी कहलाएगा। ये पूरा हिस्सा एक घाटी कहलाएगा। ठीक है, बात को आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो आगे बढ़ते हो समझते हैं हम लोग अब दोआब को। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोआब क्या होता है। दोआब बोलिए या इसको कभी कभी दोआब भी बोला जाता है। तो दोआब का मतलब क्या होता है, अपने नाम में ही अपने अर्थ को बता रहा है। दो का मतलब होता है दो, आपको पता होगा, और आब का मतलब होता है नदी। यानी कि परिभाषा के तौर पे हम कह सकते हैं कि दो नदियों के बीच के भाग को हम लोग दोआब कहेंगे। सीधा सा बात है, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि ये दो नदियां बह रही है और दो नदियों का ये जो बीच का भाग जो बन रहा है, सूखा भाग, इस भाग को हम लोग कहेंगे दोआब। क्या? दोआब। तो दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि पंजाब राज्य का नाम पंजाब कैसे पड़ा। तो पंजाब राज्य भी इसी तरह से सिमिलरली बना हुआ है। यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग? पंजाब। पंजाब भी पंज और आब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, यानी कि पंज का मतलब होता है पांच और आब का मतलब होता है नदी। यानी पांच नदियों से घिरे होने के कारण से पंजाब वाले क्षेत्र को हम लोग पंजाब कहते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप पता करके हमें कमेंट करके बताइए कि पंजाब किन किन पांच नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ये आपके लिए एक होमवर्क है जिसे आप कमेंट करके हमें आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बता दूं तो आप इससे क्या सीखोगे मुझे थोड़ी पता चलेगा, आपको ये बताना होगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आप हमारे वीडियो को ध्यान से समझ रहे हो, सुन रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे समझते हैं और एक और टॉपिक हम लोग क्लियर करते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सदावाहिनी नदी क्या होती है। सदावाहिनी नदी क्या होती है तो आपको पता होगा, नाम से पता चल रहा है। सदा का मतलब हमेशा, वाहिनी का मतलब बहने वाली, यानी कि वे नदियां जिनको किसी पिघले हुए हिम का जल मिल रहा होता है, यानी पहाड़ पे स्थित किसी बर्फ का जल मिल रहा होता है, किसी हिम प्रवाह का जल मिल रहा होता है, वे नदियां वर्ष भर बहती है। और ऐसे ही वर्ष भर बहने वाली नदी को हम लोग कहते हैं सदावाहिनी नदी, यानी हमेशा बहने वाली नदी। और इसी तरह से इसका उल्टा भी पूछा जाता है, असदावाहिनी नदी किसे कहते हैं। तो असदावाहिनी नदी में आप लोग कह सकते हैं कि वे नदियां जो वर्ष भर नहीं बहती उसको हम लोग असदावाहिनी नदी कहते हैं। जैसे कि दक्षिण भारत की लगभग सभी नदियां असदावाहिनी नदियां है। ये नदियां गर्मी के मौसम में सूख जाती है क्योंकि इनको वर्षा का जल नहीं मिल पाता है। तो वर्षा में ये नदियां फुल उफान पे रहती है, अच्छे से बहती है, लेकिन वर्षा खत्म होते ही ये सूखती चली जाती है। लेकिन उत्तर भारत की नदियां जैसे कि सिंधु हो गया, जैसे कि आपका गंगा नदी हो गया, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, तो ये सभी नदियों को जो जल है ये किसी ऊंचे पर्वत से मिल रहा होता है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को मानसरोवर झील से मिल रहा होता है, गंगा नदी को आपको गंगोत्री हिम प्रवाह से जल मिल रहा होता है। इसी कारण से इन सभी नदियों का जो जल है वो हमेशा बहता रहता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां समाप्त हो जाती है जब गर्मी का मौसम आता है तब। तो दोस्तों इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा क्लियर करना जरूरी हो गया, अंतरराष्ट्रीय नदी किसे कहते हैं। तो दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय नदी क्या होता है। तो अंतरराष्ट्रीय नदी की परिभाषा को समझ ले, और परिभाषा में हम लोग कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नदी वे नदियां होती है जो दो या दो से अधिक देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि हम लोग उदाहरण स्वरूप हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जिसका शुरुआत मानसरोवर झील तिब्बत से होता है और वो बहते हुए बांग्लादेश, भारत और भारत में आके दोबारा समाप्त हो जाती है, सुंदरबन में जाके वो खत्म हो जाती है। तो इस तरह से ब्रह्मपुत्र नदी अंतरराष्ट्रीय नदी का उदाहरण हो गया। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने समझा नदी के कार्य को समझने से पहले हमने समझ लिया नदी को, हमने नदी के जो भी भाग को समझा है। अक्सर ऐसे इन सभी चीजों से परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी पार्ट को अच्छे से समझ लेना है और इसको हो सके तो अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको इन सभी में कुछ डाउट है, कुछ अगर आप चाहते हैं इसको क्लियर करना, तो आप इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, उसको भी वहां पे क्लियर किया जाएगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स के रूप में मैंने इसके क्वेश्चन आंसर को काफी अच्छे तरीके से लिखा है और मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। अगर उसको आप चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम कम्युनिटी के साथ जुड़िए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे दिया गया, आपके चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चों तक पहुंच जाए और वे भी इससे कुछ सीख पाए। तो इस वीडियो में हमने तो समझा सिर्फ नदी के बारे में, क्योंकि नदी ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो नदी के बारे में समझने में ही हमको थोड़ा समय लेना चाहिए, क्योंकि नदी को जब तक अच्छे से हम लोग नहीं समझेंगे, नदी के कार्य को नहीं समझ पाएंगे। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे नदी के कार्य को, नदी का कार्य यानी अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, इन सभी कार्यों को लेकर समझेंगे। और जो जो क्वेश्चन जिससे बड़े बड़े टाइप के आते हैं वो सभी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।